ओके जी स्टूडेंट, लेक्चर के जो पिछला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि फॉर लूप को लिखा कैसे जाता है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, और गालिबन आप लोगों का जो क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट में वो भी यही है कि आपने सिर्फ सिंटैक्स लिखना है, उसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, एग्जाम्पल या प्रोग्राम नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ आपने सिंटैक्स बताना है, सिर्फ आपने ये बताना है कि आपकी इफ स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, तो इफ किस तरह से लिखेंगे, उसमें कीवर्ड कौन सा है, उसके क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या पर्पस है। तो एक जनरल सेंटेक्स लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने देनी है तो उस सेंटेक्स के हवाले से आपने बताना है कि इसमें कीवर्ड कौन सा है और इसमें जो कंडीशंस है वो क्या, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स है। तो ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाना, क्योंकि आपके सामने उसमें मार्क्स मेंशन किए हुए हैं असाइनमेंट में, तो आप लोग उसके हिसाब से जो है सवाल का जवाब दें। तो बहरहाल एक्सपेंड ना करें, जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन की समझ आ जाती है, जवाब आपको फिर बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो आधे सवाल का जवाब जो है आपको तभी मिल जाता है जब आपको सवाल की समझ आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिंटैक्स की डिस्कशन की। बेसिकली हमने पिछले जो पार्ट था लेक्चर का उसमें हमने सिंटैक्स को डिस्कस किया था। मैं क्विकली दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फॉर कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड हम लिखते हैं, इसको हमने स्मॉल लेटर में लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन होगा। पहला पार्ट पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन का है, उसके बाद हम देंगे सेमीकोलन, फिर दूसरा पार्ट है कंडीशन, उसके बाद हम देंगे सेमीकोलन, और फिर तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर फॉर लूप की बॉडी आएगी। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट होगा वो आपका सेमीकोलन पे एंड होगा, वहीं पे आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उस केस में फिर फॉर लूप की बॉडी लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और राइट कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज होगी। उसके अंदर अब जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी पार्ट होंगी फॉर लूप की बॉडी का। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट हो फॉर लूप की बॉडी या मल्टी स्टेटमेंट हो, अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो उस केस में फिर हम ब्लॉक बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट की मदद से। ठीक है, ये चीज़ें हमारी इफ स्टेटमेंट के साथ भी थी। जिस तरह हम इफ के साथ सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज अ बॉडी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह अब फॉर लूप के साथ, वाइल और डू वाइल के साथ भी हम सिंगल स्टेटमेंट लूप बॉडी भी दे सकते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट की जो पेयर है उसके दरमियान डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक है, पहला पार्ट हमने देखा था इनिशियलाइजेशन का है, दूसरा कंडीशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, कंडीशन के बाद सेमीकोलन, और फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, पैरेंथेसिस आपका क्लोज हो जाएगा और उसके बाद अगली स्टेटमेंट आ जाएगी जो फॉर के साथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन में हमारे पास होता है एक वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं। वो कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, बट मोस्टली हम इंटीजर वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, इंट टाइप के वेरिएबल लेते हैं लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल जो है हमारा जो कि लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन में उमूमन हमारा वो वेरिएबल इंट टाइप का हो सकता है, इंटीजर की कोई भी आपकी जो वेरिएशन है, जैसे बाइट हो गई अगर अलाउ करता है, इंट है हमारे पास, शॉर्ट इंट है, या हमारे पास लेट्स सपोज लॉन्ग इंट है या लॉन्ग लॉन्ग इंट है। ठीक है, तो कोई भी आपकी इस टाइप की इंटीजर वेरिएबल हो सकता है जो कि लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। ये जो वेरिएबल है जो लूप की एग्जीक्यूशन को, फॉर लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन सेक्शन में इनिशियलाइज करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू देते हैं, इसको हम कहते हैं लूप वेरिएबल। ठीक है, लूप वेरिएबल आपका इनिशियलाइजेशन सेक्शन के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। बास केसेस में हम इसको यहाँ पे क्रिएट भी करते हैं। उस केस में अगर हमारा लूप वेरिएबल फॉर से ऊपर या फॉर के बाद कहीं और इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ उसने फॉर की बॉडी में ही इस्तेमाल होना है, तो ऐसे केस में फिर हम इनिशियलाइजेशन के अंदर ही लूप वेरिएबल को क्रिएट भी करवाते हैं और साथ में इनिशियलाइज भी करवाते हैं। ठीक है, बहरहाल ये इसकी एक वेरिएशन है। लूप वेरिएबल जो है आपका वो इनिशियलाइजेशन सेक्शन में क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, मींस उसको एक इनिशियल वैल्यू दी जाएगी। फिर इसी लूप वेरिएबल के ऊपर हम क्या देते हैं, सेकंड पार्ट में इसके ऊपर कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशन रिमेंबर हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स होगा, ये किस पर होगा, ये आपका उसी लूप वेरिएबल के ऊपर होगा। कंडीशंस भी आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, बेसिकली आपकी कंडीशंस जो हैं वो कंडीशन उस लूप वेरिएबल के ऊपर होगी जो कि आपके इस लूप को कंट्रोल कर रहा है। अब इनिशियलाइजेशन में लूप आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास
एक जो आपका कंडीशन है वो आपकी लूप की को डिसाइड करेगी कि आया ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। फिर ये जो लूप वेरिएबल है जिसको आपने यहाँ पे इनिशलाइज किया और उसके ऊपर कंडीशन लगाई है, टेस्ट आपने लगाया, टेस्ट एक्सप्रेशन भी हम इसको कहते हैं। बुक में आपको टेस्ट एक्सप्रेशन या टेस्ट कंडीशन के नाम से भी हो सकता है लफ्ज़ मिले, तो बात यही है। सो यहाँ पर जो चेंज होगा यानी इनिशलाइजेशन से कंडीशन उसके ऊपर जब अप्लाई होगी और कंडीशन को अल्टीमेटली फॉल्स होना चाहिए, वो कैसे होगा? वो आपका उस वेरिएबल में जो चेंज लेकर आएगा वो इंक्रीमेंट पार्ट होगा, इंक्रीमेंट सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट का सेक्शन है वो आपके इस लूप वेरिएबल के अंदर चेंज लेकर आता है। वो इस तरह का चेंज होता है जिसकी वजह से कंडीशन जो है आपकी चेंज होती है, यानी अगर कंडीशन ट्रू दे रही है तो अल्टीमेटली उसको फॉल्स होना है। तो यहाँ पे जब हम कंडीशन देते हैं और हम चाहते हैं कि लूप कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो, एंड हो, तो हमने ये देखना है कि हमने कंडीशन वेरिएबल के ऊपर ऐसा लगाया हुआ है, लूप वेरिएबल के ऊपर, कि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके कुछ टाइम के बाद वो फॉल्स ज़रूर हो, ठीक है। क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स नहीं होगी तो लूप एंड नहीं होगा, लूप ख़त्म नहीं होगा। लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमारा कंडीशन का कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर फॉल्स होना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट सेक्शन, ये जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पे हम लूप वेरिएबल के अंदर वो चेंज लेकर आते हैं। कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कोई डिक्रीमेंट भी हो सकती है, ठीक है। एडिशन भी हो सकती है, कोई डिवीजन भी हो सकती है, प्लस या माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट डिपेंड करेगा कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, वो कंडीशन के ऊपर है, ठीक है, और इनिशलाइजेशन के ऊपर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं आपके, या ओवरऑल अब हम देखते हैं कि लूप जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इनिशलाइजेशन जो है जस्ट वन टाइम आपकी, हमेशा जब भी लूप स्टार्ट होता है फॉर लूप, तो उस पर इनिशलाइजेशन सिर्फ पहली दफ़ा परफॉर्म होती है, बार बार नहीं होगी, जस्ट वन टाइम आपका इनिशलाइजेशन के पास कंट्रोल आएगा। कंडीशन अलबत्ता हर दफ़ा चेक होगी और हर इटरेशन के स्टार्ट में इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। तो ये जो दो पार्ट हैं वो बार बार आपकी लूप के साथ एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि लूप एंड नहीं हो जाता। अलबत्ता इनिशलाइजेशन वो पार्ट है जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा उस वक्त ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है अभी आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। मैम ये एक इंक्रीमेंट क्या होता है? ये इंक्रीमेंट आपने मतलब ये होता है, इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा, ठीक है। वैसे अगर आप लफ्ज़ देखें मीनिंग तो इसका है मतलब है इजाफा। इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में और देखते हैं। इंक्रीमेंट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि आपके लूप वेरिएबल के अंदर चेंज लेकर आए, ठीक है। मसलन हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरा लूप वेरिएबल मैंने लिया हुआ है ए, तो मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दूंगी ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 या ए प्लस 1, या लेट सपोज हमने पीछे देखा था कि हम ए दोनों चूंकि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो हम इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन इस वक्त, इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे इजाफा है, डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीज करना है, कम करना है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट का इस वक्त जनरल फॉर्म में मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि आपके इस लूप वेरिएबल जिसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, जिसके ऊपर लूप कंट्रोल हो रहा है, उस वेरिएबल में चेंज आए, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वो डिविजन वाली भी हो सकती है, वो आपकी इस तरह की एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम ये ऑपरेटर्स जो है इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर, इनको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं लूप के साथ। बहरहाल आपकी कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट का मतलब इस वक्त कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि आपके लूप वेरिएबल के अंदर चेंज लेकर आए, ठीक है, ताकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो सके अल्टीमेटली। क्लियर हो गया? मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपना नाम लिखते चले जाएं, ठीक है। मैंने आपको मार्कर थमाया बोर्ड पे, मैंने आपसे कहा कि आप अपना नाम लिखें, तो आपने एक दफ़ा लिखा, दो दफ़ा लिखा, अब आप लिखते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप पूछेंगे कि मैंने कितनी दफ़ा लिखना है, कब तक लिखना है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? ठीक है। लेकिन अगर मैं जी कहूँ कि मैम, बस आप लिखते चले जाएं, तो फिर क्या होगा? लिखते रहेंगे। लिखते रहेंगे, कब तक लिखेंगे? आखिर वक्त आप फिर भी पूछेंगे आखिर पर। 24 घंटे, 48 घंटे, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, पूरी जिंदगी? मुमकिन तो नहीं जी है ना। मैम। जी। कहीं ना कोई इख्तिताम तो होगा ना, जी ठीक मैम। है। तो यहाँ पर आपकी वही चीज आ रही है कि आपकी लेट सपोज आपने कितनी दफा लिखना है, यानी ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, वो आपका
किस बेस पर होगा? उसमें आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई ना कोई, उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक कैसे जाएगा वो आपका ये इंक्रीमेंट सेक्शन डिफाइन करेगा। क्लियर हो गई ये जी चीज? जी जी क्लियर है। ऐसी एक्सप्रेशन जो कि आपके इस लूप वेरिएबल को इख्तिताम तक लेकर जाए। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई भी अर्थमेटिक हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, इंक्रीमेंट वैसे अपना एक अलग मतलब भी है, लेकिन फिलहाल हम इंक्रीमेंट का मतलब ले रहे हैं कि लूप वेरिएबल में चेंज आना चाहिए जो कि जी जब हमारे लूप को अल्टीमेटली खत्म करे। क्लियर हो गया ये चीज? मैम, जी मैम, जब हम कोडिंग करेंगे तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब क्लियर हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी ये लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, तो एक जनरल हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से कि लेट सपोज आपका जो प्रोग्राम है स्टार्ट होता है, सपोज कि आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपकी उसी तरह एग्जीक्यूट होंगी। फॉर लूप के बाद भी कोई स्टेटमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट हम फॉर लूप की एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो जो भी आपके पास है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनता है जब भी कंट्रोल आएगा फॉर लूप के पास। ठीक है, जब भी कंट्रोल आएगा फॉर लूप के पास, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर लूप के पास जैसे ही कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होगा कहाँ पे? इनिशियलाइजेशन सेक्शन के पास, जो कि हमारा पहला पार्ट है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या करेगा कि यहाँ पे आपका जो वो लूप वेरिएबल है वो इनिशियलाइज होगा, यानी लूप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू होगी। लेट सपोज मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है ए, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई ए की वैल्यू को स्टार्ट करो विद 0। ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन नहीं भूलना। सो इनिशियलाइजेशन होगी पहले, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी एनीथिंग। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो सकता है वो 1 से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है किसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो सकता है वो 10 से स्टार्ट हो सकता है 50 से स्टार्ट हो। तो कोई भी आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो सकती है जो कि आपके उस लूप वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू से सेट कर देता है। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, कि हमारा लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। अक्सर आप कहते हैं ना भाई कारोबार स्टार्ट करना है तो स्टार्ट मैं कितने अमाउंट से करूं। लेट सपोज कारोबार हम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कारोबार 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी लूप वेरिएबल के अंदर, ये हमारा स्टेटमेंट कहलाती है फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन कब होगी? जब फॉर लूप के पास कंट्रोल आएगा, तो कंट्रोल फॉर लूप के पास आने के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन के पास जाएगा, और ये वन टाइम है, बार बार नहीं होगा, सिर्फ पहली बार। ठीक है, स्टार्टअप या स्टार्ट वैल्यू लूप वेरिएबल में सिर्फ पहली बार स्टोर होगी, बार बार नहीं। जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगी तो फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ से कंट्रोल, देखिए सेमीकोलन मस्ट है। इनिशियलाइजेशन के बाद जो कंट्रोल है वो जाएगा कंडीशन के पास। ठीक है, यानी फॉर लूप के पास कंट्रोल आया, यहाँ से इनिशियलाइजेशन के पास गया, लूप वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, मे भी शायद क्रिएट भी हो जाए, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ से कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास। कंडीशन क्या है? कंडीशन का क्या मतलब है जी बच्चे? अला, नूर, इकराम, रफीक, उसामा। जी मैम, जी, कंडीशन किसे कह रहे हैं हम यहाँ पे? ये इनलाइजेशन के बाद जो आएगा कंडीशन, यानी कि इसको ये कंडीशन बार बार आएगा स्टेटमेंट में, ठीक है, लेकिन सिंटेक्स में। कंडीशन बार बार आएगी, लेकिन कंडीशन होती क्या है? कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? मतलब ये कंडीशन को वजाहत करते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने किया था ना। जी मैम, हाँ, तो इफ स्टेटमेंट में जैसे कि कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन का क्या मतलब था? अगर एक बात ट्रू होती है तो एक काम करो, अगर फॉल्स होती है तो दूसरा काम करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कि मैं हमें कंडीशन कैसे बनाऊं? यहाँ पर तो लूप में, जैसे कि ये ट्रू होगा तो लूप का जो सिंटेक्स होगा वो अप्लाई होगा, अगर फॉल्स होगा तो फिर लूप से बाहर जो वो होगा तो वो आप होगा। लूप की वर्किंग बता रहे हैं ना। एनीवन एल्स, इकराम, रफीक, उसामा, खालिद, जो भी प्रेजेंट हैं, कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एनीवन? चलें, कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका रिजल्ट बुलियन में आता है। बुलियन रिजल्ट क्या होता है? बुलियन वैल्यूज कौन सी हैं? बुलियन वैल्यूज कौन सी हैं? ट्रू ट्रू वैल्यू, फॉल्स वाली।
ट्रू फॉल्स वाली। हाँ जी, फॉल्स वैल्यू, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू ये हमारी बूलियन वैल्यूज हैं। तो नॉर्मली अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू b प्लस 10, तो क्या ये कंडीशनल एक्सप्रेशन कहला सकती है? क्या इसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन कहेंगे? मैम इसके नीचे फिर हम लिखेंगे ना कि ये इस नहीं, चीज जस्ट का जो आंसर माय होगा। क्वेश्चन। मैंने कहा है कि a इज इक्वल टू b प्लस 10, क्या इसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं? इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1। ए तो खैर बहरहाल जो भी है चले, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? ए के अंदर क्या स्टोर होगा? ये b+10 जो यानी कि 12 स्टोर होगा। ये इसको हम फिर बोलेंगे कि ये b की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं ना। एक बी की वैल्यू लेट कंडीशन हो। सपोज इस वक्त है 1, 10 कांस्टेंट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है, और ए की वैल्यू है 2। तो इस एक्सप्रेशन में जो आपके पास रिजल्ट है, इस एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? हाँ जी, देखें आपकी जेब में लेट सपोज 2 रुपए पड़े हुए हैं, आपके साथी की जेब में 1 रुपए है, और कहीं पे टेबल पे आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। बात मेरी ध्यान से सुने। रफीक आप अपना माइक्रोफोन म्यूट करें। हाँ जी, आपकी जेब में है 2 रुपए, आपके दोस्त की जेब में है 1 रुपए, और टेबल पे 10 रुपए पड़े हैं। ठीक हो गया? तो आम हालत में क्या करेंगे? आपकी जेब में 2 रुपए है, आपके पास जो दोस्त की जेब में 1 रुपया है, उसके साथ टेबल से 10 रुपए उठाए, 10 जमा 1 11, और वो आप अपनी जेब में डाल देंगे। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में यह नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में देखें आपके पास एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b। तो यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे चेंज आ रहा है, राइटिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ से रीडिंग हो रही है। तो बेशक a के अंदर इस वक्त 2 है, हमने यहाँ पे कहा है कि b में है 1। 1 क्या है आपके पास? b की वैल्यू है ना, तो b की वैल्यू रीड हुई, उसके साथ फिर 10 प्लस हो गया, तो 1 प्लस 10 क्या हो गया आपके पास? 11 हो गया ना। तो 11। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये जो रिजल्ट आया b प्लस 10 का, वो रिजल्ट लेके क्या करेगा, लेफ्ट पर मौजूद जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ओवरराइटिंग हो रही है। यहाँ पे अब आपकी जिस तरह जेब में अगर आपके 2 रुपए पड़े और मजीद 11 रुपए डालें तो उसके साथ वो एडअप हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। वो उस केस में होगा अगर आपने लिखा हो कि a प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस 10, अगर आपने इस तरह लिखा हो तो तब जाके आपकी जेब में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास इस वक्त वेरिएबल जो हमारी मेमोरी में बनते हैं उनकी नेचर क्या होती है कि अगर किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई नई वैल्यू राइट की जाए, कोई नई वैल्यू आती है असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए, तो पुरानी वैल्यू उसके ऊपर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं ओवरराइट करना। तो मेमोरी लोकेशंस में, वेरिएबल्स में जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए कोई वैल्यू स्टोर की जाती है, इनपुट के जरिए कोई वैल्यू स्टोर की जाती है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनमें पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती हैं, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरराइट करना। कि आपकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी वेरिएबल्स में ओवरराइट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से वैल्यू रीड हो रही है, लेकिन ए की वैल्यू जो उसके अंदर 2 पड़ी हुई है या कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे ओवरराइट हो रही है। ए की वैल्यू को हम यूज नहीं कर रहे, ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, उसके बाद जब एक्सप्रेशन आपकी एग्जीक्यूट होती है तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद आखिरी जो रिजल्ट आया वो लेगा और लेफ्ट पर मौजूद वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो अब ए के अंदर जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी, क्या है, 11। तो यहाँ पे आपके पास 11 नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 11। बी की आपके पास वही 1 रहेगी, 10 हमारे पास कांस्टेंट है। क्लियर हो गई ये चीज, ये पॉइंट कि आपके यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो रही है। अब सवाल मेरा ये था कि क्या ये एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन है, क्या इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आ रहा है? क्या इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आ रहा है?
ये ट्रूफल में किस तरह होएगा फिर? तो ट्रू हाँ फॉल्स नहीं की आ रहा बात ना, नहीं हो देखिए इस रही। वक्त इसका रिजल्ट जो जी, है आपके पास ए के अंदर तो वैल्यू क्लियर 11 आ बात है। रही है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपके पास 11 आ रहा है, बुलियन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये आपके पास कोई इंटीजर रिजल्ट आ रहा है। अगर ये इंटीजर नंबर्स हैं तो इंटीजर रिजल्ट आ रहा है, कोई फ्लोट नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। ठीक जी है, मैम। तो यहां पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बुलियन नहीं है, ये आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। जी क्लियर होगी? ये आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया? सो जी मैम, ये बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। बस जिसको ये हो सकता है सबको समझ आ रही होगी, हो सकता है किसी को कुछ समझ ना आ रही हो, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, जी क्लास में जी तो अक्सर स्टूडेंट्स खामोश बैठे होते हैं ना। जी मैम। सो यहां पर क्या हुआ आपके पास, कंडीशन मैंने कहा है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है। अब इफ स्टेटमेंट में हमने कुछ कंडीशंस बनाई थी ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए लेस देन इक्वल टू 10। जब ये एक्सप्रेशन आई, ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में रिजल्ट क्या है 11। तो अगर इसके बाद मैं देखूं कि ए की वैल्यू लेस है या इक्वल है 10 के, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन जी मैम, ये तो फिर और ये मेरी या तो दूसरी 10 होगा इंस्ट्रक्शन। या फिर 10 से नीचे होगा ना, एक ही हाँ, तो वैल्यू। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू 10, इसका रिजल्ट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, या 10 लेस 11 देन तो आएगा? नहीं है, ये लेस देन तो नहीं है ना फिर, ये तो फॉल्स होगा फिर। हाँ देखिए ये लेस नहीं है, ए की वैल्यू आप चेक करेंगे, ए की वैल्यू है 11। सो जी 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी ए इज लेस देन 10, फॉल्स। ठीक है, जी फॉल्स। इसी तरीके से ए 11 इज इक्वल टू 10, फॉल्स। दोनों फॉल्स हो गए ना, दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों फॉल्स हो गए। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा इसका? इसका नेट रिजल्ट आया फॉल्स। तो अब देखिए यहां फॉल्स। से रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया क्या नहीं? तो जी ऐसी एक्सप्रेशंस जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है उसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 10। अब ये मेरी एक और एक्सप्रेशन हो गई। अब अब ये इसका ट्रू रिजल्ट होगी क्या फिर, होगा? ये ट्रू होगी फिर। अब ये ट्रू होगी। ए की वैल्यू है 11, यानी ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडीशन ट्रू है इसकी भी और इसकी भी, ट्रू है या फॉल्स है वो डिपेंड कर रहा है ए की वैल्यू पे। ए की अगर वैल्यू है 11, तो इस केस में ए 11 ग्रेटर देन 10, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। और ये वाली एक्सप्रेशन क्या देगी? फॉल्स देगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमने दिया हुआ है लेट्स सपोज 10, तो अब इस केस में ये एक्सप्रेशन क्या देगी? ए की वैल्यू हो गई 10, तो 10 ग्रेटर देन 10, नो है तो फिर अब ये फॉल्स होगा फॉल्स फिर। हो गया। लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या देगा? फिर ट्रू होगा। ये अब आपकी ये ट्रू बात। हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स आता है उसको हम कहते हैं कंडीशन। क्लियर हो गई यानी ये चीज? बुलियन का तो फिर बुनियाद जो है वो अर्थमेटिक में हमने लिया ना, एक बुलियन जो है अर्थमेटिक ना, पर देखिए हम। बुलियन वैल्यूज हम किसे कहते हैं? बुलियन वैल्यूज या बुलियन एक्सप्रेशन हम उसको कह रहे हैं जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स में है। अब बहुत सारी बुलियन एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जो आपकी कंपैरिजन के नतीजे में आती हैं। ठीक है, बहुत सारी बुलियन एक्सप्रेशंस वो हैं जो कि कंपैरिजन के नतीजे में आपके पास रिजल्ट आती है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं आपके पास? कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हमने शुरू में बात की थी क्लास में कि लेस देन ऑपरेटर हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल और नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक हो जी गया? तो ये आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब इनमें खास बात क्या है कि ये आपकी कोई भी प्रिमिटिव टाइप लेगा, कोई फ्लोट वैल्यू ले सकता है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू ले सकता है, इंटीजर वैल्यू ले सकता है, कोई आपकी कैरेक्टर वैल्यू ले सकता है। उनके दरमियान जो है वो कंपैरिजन करेगा और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक हो गया? जी तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास बूलियन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहां तक आपकी, इसको हम कह रहे हैं इस वक्त कंडीशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है। जाहिर बात है जी हमारे पास हमारी रियल लाइफ में कुछ वैल्यूज हैं। हम पूछते हैं ना कि आपके जेब में इतने पैसे हैं कि आप टैक्सी का किराया दे सको। तो आप ये नहीं बताओगे कि मेरी जेब में इतने इतने पैसे हैं, आप कहेंगे हाँ है या नहीं है। जवाब हाँ या ना में होगा ना। ठीक है, जी तो मैम, यहां पर यस हम नहीं इसको जी। कंडीशन कह रहे हैं कि आपकी कंडीशन जो है वो कंपैरिजन के नतीजे में पहले स्टेप में हम यहाँ पे दे रहे हैं। सही हो गया? जी इस पॉइंट पर इसको हम मजीद एक्सटेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल कि आपकी कंडीशन बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से बनती है। तो कंडीशन आपके पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स है, तो यहाँ पर इस तरह की एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की एक्सप्रेशन जिसमें आपके कंपैरिजन हो रही होती है वैल्यूज के दरमियान। ठीक है, वो वैल्यू की टाइप कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ जी पे जो क्लियर है। कंडीशन ले रहे हैं वो है हमारी इस लूप वेरिएबल के लिए।
तो लूप वेरिएबल के ऊपर कंडीशन बनाएंगे, इसका मतलब है कि लूप वेरिएबल उमूमन हम इंटीजर टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होगी वो इंटीजर वैल्यूज के दरमियान होगी, कंपैरिजन होगी, आपको लिमिट बताएंगे कि आया वैल्यू आपकी 10 तक पहुंची है, 10 से लेस है या 10 से लार्जर है, उसकी बेस पे फिर हम बता रहे हैं। तो कंडीशन सिंपली ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। कंडीशन का रिजल्ट या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर कंडीशन का रिजल्ट होता है ट्रू, कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया है, अगर ट्रू हो गया है तो अब उस केस में क्या होगा, ठीक है। यानी हमने जब स्टार्ट लिया था हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने स्टार्ट लिया था कि फॉर से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन के पास कंट्रोल जाएगा, ये वन टाइम है, इनिशियलाइज होगा लूप वेरिएबल, यहाँ से फिर कंडीशन के पास कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट होता है ट्रू तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू है तो यहाँ से कंट्रोल आएगा फॉर लूप की बॉडी के पास, ठीक हो गया। फॉर लूप की बॉडी जी एग्जीक्यूट होगी, सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो जहां पर भी आपकी फॉर लूप की बॉडी एंड होगी वहां से, लेट सपोज अगर एक स्टेटमेंट है तो यहां से फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहां से कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट सेक्शन के पास, ठीक हो गया। यहां से कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट सेक्शन के पास, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल आया फॉर लूप की बॉडी में, फॉर लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई, यहां से फिर आखिरी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, फॉर लूप के स्टार्ट में इंक्रीमेंट पार्ट के पास। अब इंक्रीमेंट यहाँ पे अब वो एक्सप्रेशन है जो कि आपके उस लूप वेरिएबल में चेंज करेगा, ठीक है। वो आपकी कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, वो सिंपली आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट जो है पार्ट वो बेसिकली आपके उस लूप वेरिएबल को क्या करेगा, चेंज करेगा। सो इंक्रीमेंट होगा लूप वेरिएबल में और फिर यहां से कंट्रोल जाएगा दोबारा कंडीशन के पास, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद लूप वेरिएबल में कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन में फिर आपकी लूप वेरिएबल के ऊपर कंडीशन चेक होगी, यहां से अगर कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू तो फिर फॉर लूप की बॉडी में जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यहां से फिर इंक्रीमेंट के पास आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू, फिर फॉर लूप। अब ये चलता जाएगा जब तक कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता रहेगा, फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। जी मैम। फॉर लूप की बॉडी उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कंडीशन का रिजल्ट ट्रू ट्रू रहेगा, होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स, किसी भी पॉइंट पर कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स, तो अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल आपका जाएगा फॉर लूप की बॉडी से बाहर, फॉर लूप की बॉडी से बाहर जो भी पहली स्टेटमेंट है वहां पे कंट्रोल जाएगा और वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी वर्किंग है फॉर लूप के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज जी मैम। कि फॉर लूप हमारा किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस सेशन के एंड होने में 5 मिनट हैं, एग्जाम्पल हमारे पास अब इस टाइम में नहीं हो सकेगा, अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन पूछें। मैम इस टॉपिक का तो क्लियर है, लेकिन जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें एक सवाल था जी पूछने की। पूछिए। जो आपने सी प्लस प्लस के डेटा टाइप बताए थे उसमें जो एक बेसिक होता है, जो प्रिमिटिव होते हैं, एक यूजर डिफाइन होते हैं, अभी तक तो हम सिर्फ प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो हमने सिर्फ प्रिमिटिव ही पढ़े और प्रिमिटिव। हम उसी की बात करेंगे इस कोर्स में। जो बाकी दो है वो तो हम नहीं है असाइनमेंट नहीं में नहीं, वो लिखेंगे। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आगे जी जब आप इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को खास तौर से देखेंगे। यहाँ पे भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आखिरी में हमारे पास कुछ हैं जैसे स्ट्रक्चर हो गए, इनम हो गए, उसकी मदद से हम अपनी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, बट मोस्टली हम यहाँ पर स्ट्रक्ट या क्लासेस के जरिए अपनी टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इस वक्त क्लासेस इस कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव या बेसिक टाइप के साथ ही हम ये भी फिलहाल अपनी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो प्रिमिटिव या बेसिक टाइप या फंडामेंटल टाइप बात एक ही है, ठीक है। इंट्रिंसिक टाइप भी कहा जाता है कहीं पे, इंट्रिंसिक टाइप भी कहीं पे कहा जाता है इसको, ठीक हो गया। जी। तो यहाँ पर हम इसकी ही बात कर रहे हैं, आगे हम किसी और चीज की बात नहीं करें। तो प्रिमिटिव टाइप कौन कौन सी है हमारे पास, बेसिक टाइप कौन कौन सी है सी प्लस प्लस में। इंटीजर है, फ्लूट है और करेक्टर है, यही ठीक है, है, और डबल है, शाबाश। वर्ड है। वॉइड भी आ के सकता है, साथ है। ठीक है। जी, के और साथ है। वैसे वो प्रिमिटिव में नहीं आता, थोड़ा सा एडवांस में आता है। जो प्रिमिटिव आपकी जो बिल्ट इन टाइप है, चले उसको भी हम कह सकते हैं, हाँ बिल्ट इन भी कहते हैं। वॉइड हो गई, और इसके अलावा इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लूट है, हाँ डबल है, एक और भी है, एक और बूल है टाइप, वो बुलियन के बूल लिए, बुलियन सी में नहीं है, बुलियन। सिर्फ आपकी सी प्लस प्लस में। जी।
एक ठीक और है। भी है वो WR करेक्टर, इस तरह कुछ है, वाइड करेक्टर। वाइट वो तो आपकी वही कैरेक्टर में आ जाएंगी ना, वो कैरेक्टर में आपकी वो प्रिमिटिव में नहीं आता, वो बस आप थोड़ा सा एडवांस उसमें कह लें, वो आपके प्रिमिटिव टाइप में 4 टाइप ही आता है। फिर अगर आपको एक्सटेंड करना हो, ज़्यादा मजीद लैंग्वेज के कैरेक्टर्स उसमें स्पेसिफाई करने हो, तो फिर आप वाइट कैरेक्टर या W4 लेते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपके जो प्रिमिटिव टाइप वो 5 हैं जो नॉर्मली लेते हैं। अगर उसमें आप वॉइड इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके 6 हो जाएंगे। सो इंटीजर टाइप हो गई, फ्लोटिंग टाइप हो गई, फ्लोट इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर। 4 जी और बूल आपके पास होगी। अगर बोल। छठा आपने लेना है वॉइड उसमें इंक्लूड करना है, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन बार अगर आप ऐड करना चाहें तो वॉइड टाइप भी इसमें आ जाएगा। तो ये इसकी बिल्ट इन टाइप्स हो जाएंगी। ठीक जी है। वाइड चार्ज है वो फिर अलग से अक्सर कंपाइलर में जो है ना अलग से ऐड किया जाता है, तो हम उसको अक्सर प्रिमिटिव में इंक्लूड नहीं करते, वो एडवांस टाइप में आपकी आ जाती हैं। जी ठीक है, तो मिनिमम आपने इंट, फ्लोट, डबल, 4 और बूल, इन 5 के बारे में बताना है। जी ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम। ओके। मैम ये जो असाइनमेंट जो करते हैं उसके ऊपर कमेंट को ऑप्शन है, वो कंपल्सरी है और कुछ देना कमेंट, या फिर क्या चीज़? जो असाइनमेंट हम जो अपलोड करते हैं, मैं अपलोड कर रहा था वो मसला कुछ कर रहा था, पता नहीं कोई कर रहा था कमेंट, इंग्लिश में मैं अपलोड कर रहा था, फिर कुछ अच्छा, कमेंट नहीं, में कुछ। कमेंट तो ये होता है ना कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कन्वे करनी हो, शेयर करनी हो टीचर के साथ, तो आप वो कमेंट दे सकते हैं। अच्छा बच्चे, मैं ये वाला ये सेशन एंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैं यही क्लास अभी दोबारा फ़ौरन ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लगेंगे। सो ये क्लास हम एंड करते हैं और फिर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, और आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। जी मैम ठीक है।